अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल ख़ान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आयरलैंड की टीम है उसने पाकिस्तान को जो फर्स्ट T20 डबलिन में खेला गया उसमें बासानी पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और आप इसको कह सकते हैं कि आयरलैंड की एक कंप्रीहेंसिव विक्ट्री थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसमें जो बाज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और जो पाकिस्तान की वीकनेसेस मैं पहले भी बता चुका हूँ। और मैंने ये भी कहा था कि जो आयरलैंड की टीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होगी अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने। तो बिल्कुल बिल्कुल एज़ इट इज़ वही कुछ हुआ और आयरलैंड ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दी। मगर जो असल चीज़ है और जो लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो ये है कि जो बाकी टीमें हैं वो शॉर्ट फार्मेट में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टैब्लिश किया। मगर पाकिस्तान की टीम पिछले अगर आप एक दिहाई से उठाकर देखें तो शॉर्ट फार्मेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये पाकिस्तान की जो नेचुरल क्रिकेट की नेचर थी उसको भी सपोर्ट कर रहा था। टेस्ट क्रिकेट और वनडे में आपका डिक्लाइन था मगर शॉर्ट फार्मेट आपको सूट कर रहा था। मगर अब बाकी टीमों ने इसमें भी ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया और पाकिस्तान को या जो अभी न्यूजीलैंड की एक सी टीम पाकिस्तान के टूर पर आई थी वो भी शिकस्त देकर चली गई है। पाकिस्तान का ओवरसीज़ जो न्यूजीलैंड का टूर था उसमें भी शिकस्त हुई है और अभी आयरलैंड ने भी पहले जो T20 मैच था उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो ये मेरा ख्याल है कि क्रिकेट लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र अंगेज़ चीज़ ये है कि जो आयरलैंड के बैट्समैन थे उनकी बैटिंग की टेक्निक पाकिस्तानी बैट्समैनों से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उनको रीड किया हुआ था और अकॉर्डिंग टू जो उनका वीक पॉइंट्स है उस पर बॉलिंग कर रहे थे। आज़म खान पे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नौवां मैच था उनका T20 इंटरनेशनल का, उसमें अभी तक 3 या 4 रन की एवरेज से उन्होंने 29 रन बनाए हैं और उनको कंसिस्टेंटली ओबलाइज किया जा रहा है। काकूल में उनकी फ़िटनेस का इशू था मगर उसके बावजूद जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड के टूर से बाहर हो गए मगर उसके बावजूद फिर आगे बढ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर था न्यूजीलैंड इसका आयरलैंड और इंग्लैंड का, उसमें उनको बहाल किया गया और अभी फिर इस मैच में भी आप उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो आप अनफिट प्लेयर्स, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स उनको पकड़ कर टाइम पास करने के लिए आप उनको लेकर गए हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए और फिर आप हैवी हैवी जो पैसे हैं वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता तो इतने लाख डॉलर देंगे, ये देंगे वो देंगे। भाई अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो नीचे ग्रास रूट पर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करें, डोमेस्टिक लेवल पर करें। आपके क्लब्स के पास बॉल खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनके पास बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं, उनके पास बच्चों को रोज़गार के पैसे नहीं हैं, बच्चों के लिए ग्राउंड में मैच में ले जाने के पैसे नहीं होते उनके पास। और आप इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन लोगों पर कर रहे हैं जो मुसलसल पाकिस्तान को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्तों से दो चार करवा रहे हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरे ये है कि देखें कि अब आयरलैंड की टीम है, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैटिंग की है और 183 रन उन्होंने कूल एंड काम तरीके से चेज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्वेश्चन मार्क है। अब देखें कि वो बिल्कुल जो उनके बैट्समैन थे और उनके जो पाकिस्तान के बैट्समैन थे उनके एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेक्निक में। पाकिस्तान एक 70 साल से एक स्टैब्लिश क्रिकेट बोर्ड है जो कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का बड़ा नाम रहा है। पाकिस्तान 50 से पाकिस्तान टेस्ट और वनडे क्रिकेट में है और उसके बावजूद आयरलैंड की एक न्यू कमर टीम पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे जाती है। और फिर जब मैंने उनके बैट्समैन की बात की है तो पाकिस्तान और उनके जो आयरलैंड के बैट्समैन उनकी टेक्निक में बहुत बड़ा फ़र्क है। होना क्या चाहिए थे, जो हमारे बैट्समैन हैं उनकी टेक्निक बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी क्योंकि हम पिछले 70 साल से एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो आपके जो बैट्समैन है देखें कि जिसमें आज़म खान आ जाता है, जो फ़खर जमान है या बाकी आपके बैट्समैन उनकी क्या टेक्निक है। मगर जो आयरलैंड के बैट्समैन हैं उन्होंने 183 रन्स वो चेज़ कर रहे थे और वो बिल्कुल कूल एंड काम थे। वो बिल्कुल उन्होंने बॉल पर रश करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने बॉल को अपने पास आने दिया, वो स्टिल रहे, उन्होंने बॉल का इंतज़ार किया और बुरे बॉल उन्होंने यूटिलाइज़ किए। और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान के जो बॉलर थे उनको बिल्कुल भी उन्होंने चांसेस नहीं दिए कि वो उनको आउट कर सकें या थोड़ा सा प्रेशर उन पर बिल्ड कर सकें। एक और जो डिफरेंस है वो 6 ओवर के बाद जो आपके 16 ओवर तक आपका रन रेट है पाकिस्तान का मुसलसल नीचे जाता है, जबकि आयरलैंड ने देखें कि शुरू से ही 9 पॉइंट समथिंग उनकी एवरेज थी मगर उन्होंने आखिर तक उसको 10 से ऊपर नहीं जाने दिया और उसको बिल्कुल एक कंट्रोल में एवरेज को रखा। उसके बाद जो आपका स्पिन बॉलिंग का शोबा है इसमें आपके शादाब खान आ जाते हैं, वो मुसलसल पिछले 3 साल से उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है और बिल्कुल बेसलेस परफॉर्मेंस पे उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड कप में भी अपना कोटा मुकम्मल नहीं कर सके, इंजरी का बहाना बना के वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए, फिर उनको दोबारा सेलेक्ट किया गया। फिर अब आपके सामने 4 ओवर में 54 रन उन्होंने कास्ट किए हैं। ऊपर से जो आपकी कैप्टनसी है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कभी आप बाबर को बनाते हैं कभी हटा देते हैं और फिर वो बिल्कुल भी कैप्टनसी में सीख भी नहीं रहे कि आपने पाकिस्तान टीम को किस तरह
جل کرنا ہے، کس طرح لے کر چلنا ہے، کس طرح آگے لیڈ کرنا ہے، مشکل جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں کس طرح کے ڈیسیجن لینے ہیں. مینجمنٹ کے ساتھ ان کا بالکل کسی قسم کا تال میل نظر نہیں آتا. جو پاکستان کی ڈریسنگ روم میں مینجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے، یا تو وہ پلان بنا نہیں سکتے یا پھر ان سے آگے ایگزیکیوشن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. تو ایک نہیں بے شمار پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کے ساتھ ایشوز ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. تو اب جو مینجمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، اب دیکھیں کہ یہ جو تین عبدالرزاق تھا، وہاب ریاض یا محمد یوسف، ان کو کرکٹ کمیٹی میں انہوں نے ڈالا تھا کہ کرکٹ کی امور کے لیے فیصلے کریں. اب تینوں نے اپنے آپ کو ہی، ایک نے ایک سینئر کوچ اپنے آپ کو اپوائنٹ کر دیا، ہیڈ کوچ کروا دیا، ایک نے بیٹنگ کوچ لگوا دیا، ایک نے بولنگ کوچ اپنے آپ کو منتخب کروا لیا، ایک نے اپنے آپ کو سینئر مینیجر منتخب کروا لیا. تو یہ اتنی بے شرمی اور ڈٹائی پن سے یہ فیصلے لے رہے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اس طریقے سے ڈیسیجن نہیں ہوتے کہ آپ کو کرکٹ کے امور کا ذمہ دار بنایا جائے اور آپ اپنے آپ کو ہی منتخب کروا دیں مختلف عہدوں پہ، پیسوں کے لیے آپ بندر مارٹ شروع کر دیں. تو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کرکٹ کو بالکل پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جو کوچنگ پروگرام آپ کا بالکل ناقص اور فیل ہے، اس میں پچھلے 20 سال سے جو آپ کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو oblige کیا، اپنے جو دوست ہیں ان پڑھ لوگ ہیں ان کو oblige کیا گیا تاکہ کوئی پڑھا لکھا اور ویژنری بندہ ایسا نہ آئے جو ان کو ریپلیس کر سکے اور ان کی جگہ لے سکے. یہی وجہ کہ آپ کا جو پورا کوچنگ سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا. آپ کے جتنے بھی بالرز آتے ہیں وہ سارے انجریز کی وجہ سے باہر ہو جاتے ہیں، یا ڈیورنگ ایونٹ ان کو انجری ہو جاتی ہے تو باہر ہو جاتے ہیں. آپ کا جو میڈیکل پینل ہے بالکل آؤٹ آف باکس ہے، ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. 2 ڈاکٹر آپ نے پچھلے 20 سال سے مسلط کیے ہوئے ہیں پاکستان ٹیم پہ، ان کو بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی سپورٹس ایکٹیویٹی کے نزدیک بھی جانے دیا جائے. نہ وہ پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں، بس سفارشوں سے آتے ہیں، ابلائج ہوتے ہیں. آپ کے سامنے احسان اللہ کی انجری ہوئی ہے، اس کا کیریئر ان کی وجہ سے ڈیمیج ہوا. اس کی شاہین کا بالنگ جو پرابلم آئی ہے وہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. اس سے پہلے نسیم شاہ کا جو ایشو ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے، حارث رؤف کا ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو جو آپ کا کوچنگ پینل ہے وہ ان سے زیادہ نااہل ہے. مینجمنٹ آپ کی ہے ہی نہیں ہے. مینجمنٹ میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ ویژن پر بیس فیصلے کر سکیں، جن کے پاس اس جو مینجمنٹ کی ڈگری ہو، ایجوکیشن ہو ان کے پاس اسپورٹس سائنسز کی، تو وہ آ کر آپ کی کرکٹ کو آگے لے جا کر بہتر کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پالیسی بنا سکتے ہیں، اس پر کام کر سکتے ہیں. مگر آپ اس طرح کی مینجمنٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ لگائی ہے کہ جو بالکل پرسنل جو انٹرسٹ ہے ان پہ فیصلے لے رہے ہیں، پاکستان کرکٹ کو بالکل نیچے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ان کا صرف واحد مقصد پاکستان کرکٹ کے بورڈ کے ساتھ جوڑنا ہے، پیسے کمانا ہے، سفارشیں کرا کے اپنے آپ کو oblige کرانا، اپنے دوستوں کو امپلیمنٹ کروانا وہاں پر، اور اس طرح پاکستان کرکٹ کو ڈیمیج کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی بھی درست فیصلے نہ لیے تو پاکستان کرکٹ آگے جا کر تو بہت زیادہ مشکل حالات سے دو چار ہونے والی ہے. ورلڈ کپ پہ کوسچن مارک ہے کہ اگر پاکستان آئرلینڈ سے میچ نہیں جیت سکتا تو ورلڈ کپ میں پاکستان کیسے میچ جیت سکتا ہے. تو اس پہ جو میرا اگلا ولاگ ہوگا اس پہ بات کروں گا کہ پاکستان کی ورلڈ کپ میں کیا پرفارمنس ہوگی. جو آگے پاکستان کا ٹف انگلینڈ کا ٹور آ رہا ہے اس میں پاکستان کس طرح پرفارم کرے گا، پاکستان کو کیا چینجنگ کرنی چاہیے. تو ایک نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.